नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीडी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है। अगर मैं बात करता हूँ भूमध्य रेखा पर एक दिन की जो अवधि है वो 12 घंटे होती है। अगर बात की जाए भूमध्य रेखा की, जिसको इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, यहाँ पर जो एक दिन की अवधि है वो 12 घंटे मात्र होती है। यहाँ पर रात और दिन बराबर होते हैं। तो ऐसी अक्षांश रेखा जहाँ पर रात और दिन बराबर होते हैं, तो रात और दिन बराबर होते हैं, वो भूमध्य रेखा पर ही बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा की अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो भूमध्य रेखा जो है वो दुनिया के 13 देशों से गुजरती है। दुनिया के 13 देशों से और 3 महाद्वीपों से, याद रखना है, दुनिया के 13 देशों से और 3 महाद्वीपों से भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है वो 40,075 किलोमीटर है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगर आपको एग्जैक्ट पूरा याद रखना है तो 40,075.116 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछता है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भी भूमध्य रेखा है। देखिए, भूमध्य रेखा के ऊपर जो एरिया बचता है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। नीचे जो एरिया बचता है साउथ में, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जितनी भी ऊपर अक्षांश रेखाएं होंगी उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और जितनी भी नीचे होगी उनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। अब 23.5 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा है, तो ये कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है इसका नाम है मकर रेखा। तो याद रखना, 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर है, 90 अक्षांश रेखाएं नीचे है। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो है भूमध्य रेखा। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या भूमध्य रेखा को मिलाकर 181 हो जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है उसका नाम है कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी वही है जिसको जायरे नदी भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 4370 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे 4380 भी दिया है। अगर बात की जाए कर्क रेखा की, देखो कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अगर मैं इस रेखा की बात करता हूँ, इस अक्षांश रेखा की बात करता हूँ, तो ये इस कर्क रेखा को जो है वो 2 बार हमारे भारत देश में ही एक नदी काटती है जिसका नाम है माही नदी। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को जो 2 बार काटती है वो भूमध्य रेखा कांगो नदी काटती है भूमध्य रेखा को। और अगर बात की जाए मकर रेखा की, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पापो नदी। अगर बात की जाए भारत में कर्क रेखा की, तो भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से जाती है। कौन कौन से राज्य है, अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उससे पहले आप एक मेरी ट्रिक सुन लो। मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्रौ से त्रिपुरा। कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती, ये बात याद रखना। मी से बन गया मिजोरम, त्रौ से बन गया त्रिपुरा, प से बन गया पश्चिम बंगाल, रौ से बन गया राजस्थान, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य जो मैंने आपको बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, मित्र पर गमछा जार भारत से कर्क रेखा की ट्रिक है। 8 राज्यों से जाती है। सबसे ज़्यादा जो गुजरती है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है, और सबसे कम जो जाती है वो राजस्थान से जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो विस्तार जो कर्क रेखा का आता है वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम जो है वो राजस्थान में है। ये भी आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उस महाद्वीप का नाम बताइए जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, मकर रेखा भी, कर्क रेखा भी और भूमध्य रेखा भी। तो ऐसा महाद्वीप, ऐसा कॉन्टिनेंट, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस बात को भी आपने याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि गायत्री मंत्र में किस देवी देवता की उपासना की गई है। अगर बात करते हैं गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र में जो है वो भगवान सूर्य देवता की जो है वो उपासना की गई है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। और अगर मैं 3रे मंडल पे अंदर घुसता हूँ, कमीशन का पेपर हो रहा है और बहुत अच्छा लेवल होने वाला है। 3रे मंडल के 62वें, तीसरा मंडल का 62वां सूक्त और 10वें श्लोक से जो है वो गायत्री मंत्र लिया गया है। और गायत्री मंत्र को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सावित्री मंत्र भी कहा जाता है। आपको ये वाली बात अगर नहीं समझ आई, ये जो गायत्री मंत्र का जो ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है वहाँ पे 62वां सूक्त है, और 62वें सूक्त में भी 10वें श्लोक में जो है वो
गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है। और गायत्री मंत्र जो है वो इसको सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है वो की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश की 3 राजधानियां हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जहां की 3 राजधानियां, किस किस प्रकार ये राजधानियां हैं। अब दक्षिण अफ्रीका विश्व में ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। इसकी एक तो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी। इसकी जो एग्जीक्यूटिव जो कैपिटल है ये प्रिटोरिया है। और इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जिसको हम विधायी राजधानी बोलते हैं, ये केप टाउन में है। जहाँ पर इनकी जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, ये जो इनकी जो विधायी राजधानी, जिसको हम विधायी राजधानी बोलेंगे, लेजिस्लेटिव कैपिटल बोलेंगे, केप टाउन में है। और इसकी जो न्यायिक राजधानी है, जहाँ इनके कोर्ट वगैरह है, वो है ब्लोम फाउंटेन में। तो याद रखना, न्यायिक राजधानी इनकी ब्लोम फाउंटेन में है, विधायी राजधानी लेजिस्लेटिव कैपिटल इनकी केप टाउन में है, और इनकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है, वो प्रिटोरिया में है। तो किस देश की 3 राजधानियां हैं, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति फिर से बने हैं, सिरिल रामाफोसा। ये बात याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पूछे जा सकते हैं कमीशन के पेपर में। दूसरे बार लगातार बने, 2018 के बाद चुना गया था और एक बार फिर से इनको चुना गया है। इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। 14 जून 2014 को ये दक्षिण अफ्रीका की संसद में ये बैठे और दूसरे बार जो है ये वहाँ के राष्ट्रपति बने। इस बात को आपने याद रखना है। कई बार पूछा गया है कि आप ये बताइए दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है, तो रैंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की जो अध्यक्षता करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। और वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं, भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़। अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए आपको कितनी उम्र होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए आपकी उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति को जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, भारत के जो दूसरे सबसे बड़ा पद जो है वो उपराष्ट्रपति का माना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इस बात ये भी बात आपसे पूछी जाती है और ये बात जो है अनुच्छेद नंबर 64 भी करता है। अनुच्छेद नंबर 64 बात करता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। उसी प्रकार भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे, इनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, इस बात को आपने गलत नहीं करना है। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करता हूँ तो आर्टिकल 63 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में ये बोलता है कि भारत में एक ही उपराष्ट्रपति होगा। उसी प्रकार आर्टिकल 66 बात करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है। और आर्टिकल जो 67 है, 67 नंबर जो अनुच्छेद है वो बात करता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की। तो उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 67 में की जाती है, इस बात को भी आपने याद रखना है। ऐसा बोला जाता है कि जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो उसके पद ग्रहण से 5 साल तक की जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 67 बात करता है। तो सारे के सारे आर्टिकल भी आपको उपराष्ट्रपति से याद रखने हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है। जो किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में के जो मुख्यमंत्री है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं विधानसभा की वो कांगड़ा में है। कांगड़ा में जो है वो विधानसभा की 15 सीटें हैं। मंडी में जो विधानसभा की वो 10 सीटें हैं। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जिलों की, जैसे कि हमारा सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर और चंबा, यहाँ पर जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 5-5 है। तो याद रखना 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। यह सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर और चंबा, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ भारत की, भारत में जो है वो सबसे ज़्यादा, और हिमाचल की अगर मैं पूरी ही बात करता हूँ तो हिमाचल की ही पहले पूरी बात कर लेती हूँ, क्योंकि आप हिमाचल से हम आते हैं और हिमाचल से जो है वो यहाँ पे कमीशन जो है हिमाचल लेवल में होगा। तो कहीं ना कहीं HPGK भी आपके लिए महत्वपूर्ण रह जाएगी। 5 जिले मैंने ऐसे बताए जहाँ पे 5-5 सीटें विधानसभा की है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसे जिले जहाँ पे विधानसभा की 4-4 सीटें, तो बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा की 4-4 सीटें हैं। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है।
हिमाचल में टोटल 68 में से 20 सीटें जो है वो आरक्षित है और आपका जो लाहौल स्पीति और किन्नौर है यहाँ पे विधानसभा की जो है वो एक ही सीट है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बन जाती है परीक्षाओं के लिए। और अगर यहाँ से बात की जाए पूरे भारत की, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में जो है वो 403 विधानसभा की सीटें हैं। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। उसके अलावा आपका जो है वो सिक्किम में जो है सबसे कम विधानसभा की सीटें कितनी भैया, मात्र और मात्र 32 सीटें हैं। आपका जो गोवा है, गोवा में जो है वो विधानसभा की मात्र 40 सीटें हैं, मिजोरम में भी 40 है। और अगर बात की जाए यहाँ से पंजाब की, पंजाब में जो है वो विधानसभा की कितनी सीटें, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की में जो है वो 70 सीटें, क्योंकि उत्तराखंड हिमाचल का पड़ोसी है तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में पूरी की पूरी 200 है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में 147 के आसपास है। और उसी प्रकार महाराष्ट्र में 288 है, जम्मू और कश्मीर में 90 है, हरियाणा में भी 90 है। और गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में 182 के आसपास जो है वो विधानसभा की सीटें हैं। तो इसी प्रकार मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के साथ साथ भारत के भी कुछ राज्यों की विधानसभा सीटें बताई थी। हरियाणा में अभी चुनाव हुआ था तो वहाँ पे 90 है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ था, वहाँ भी 90 सीटें हैं विधानसभा की। तो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है परीक्षाओं के लिए। और हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री जी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। भारतीय संविधान की अगर मैं बात करता हूँ तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल जो है वो बताए गए हैं। ये जो आपातकाल है वो है नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जिसको राज्य आपातकाल है। संवैधानिक आपातकाल भी जो है वो स्टेट इमरजेंसी को कहा जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहा जाता है। अगर बात करता हूँ मैं राष्ट्रीय आपातकाल की तो ये आर्टिकल 352 के तहत आता है। और अगर मैं बात करता हूँ स्टेट इमरजेंसी की तो ये आता है आर्टिकल 356 के तहत। और अगर बात की जाए वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की तो ये आता है आर्टिकल 360 के तहत। तो तीनों के तीनों आपको याद रखना है। और जो हमारा आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी है वो जर्मनी के संविधान से हमारे देश के संविधान में ली गई है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए भारत में जो है वो 3 बार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। एक बार 1962, 1971 और 1975। ये भी आपको याद रखना है कि भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। और वित्तीय आपातकाल भारत में कितने बार लगा है, तो वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ कि स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले किस राज्य में लगाई गई थी, तो संवैधानिक आपातकाल जो है वो जो कि आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 356 के तहत आता है, इसको सबसे पहले पंजाब राज्य में लगाया जा चुका है। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात कर कि भारत में योजनाओं का उद्देश्य आता है। देखिए अगर मैं भारत की बात करता हूँ और भारत में जो योजनाओं का जो उद्देश्य आता है, प्लानिंग इन डिराइव्स इट ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम। देखिए भारत में जो योजनाओं का उद्देश्य आता है वो आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको हिंदी भाषा में कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड जो देश है उस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब कल के लिए क्वेश्चन आएगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो किस पार्ट में भारतीय संविधान के आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं। तो पार्ट 4 में जो है वो डीपीएसपी आते हैं। और आर्टिकल नंबर 36 से 51 जो है वो बात होती है किसकी, डीपीएसपी की। बहुत बार ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब जो डीपीएसपी है इनको 3 सिद्धांतों में बांटा गया है। गांधीवादी सिद्धांत, जिनको हम गांधीयन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और बौद्धिक सिद्धांत। तो 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और बौद्धिक सिद्धांत। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 इनकी बात होती है, भाग 4 भारतीय संविधान का। और याद रखना किस देश के संविधान से, तो आयरिश जो कंट्री है, आयरलैंड जो कंट्री है वहाँ से लिए गए हैं। देखिए भैया अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आर्टिकल 40 हो जाता है। आर्टिकल 40 जो बात करता है वो करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद आर्टिकल नंबर 44 की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल नंबर 44 बात करता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है भी उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है वो लागू किया गया। इस बात को आपने याद रखना है।
48 का ए, 48 के ए में जो है वो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार की जो है वो बात की गई है। और अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 51 में जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जो बात है वो किस अनुच्छेद में की गई है, तो वो जो है वो हमारा आता है DPSP के अंतर्गत और आर्टिकल नंबर 51। और अगर मैं थोड़ा बहुत मैंने 39 और 39 का ए दोनों ये भी याद रखने, 39 और 39 के ए में जो बात की गई है, 39 में जो बात की गई है वो लैंगिक समानता, अगर लैंगिक समानता की मैं बात करता हूँ तो लैंगिक समानता को जो है वो बढ़ावा देने की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 39 में। और अनुच्छेद नंबर 39 का जो ए है इसमें फ्री कानूनी सहायता, तो फ्री कानूनी सहायता जो दी गई है, फ्री लीगल जो हेल्प दी गई है वो किस में दी गई है भाई, तो याद रखना है फ्री लीगल हेल्प जो है वो 39 के अनुच्छेद नंबर 39 के ए में भैया दी गई है। इस बात को आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं भाई। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद नंबर 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स को जो है वो भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि भारत के 12 से 35 आर्टिकल में आता है। भाग नंबर 3 ये भारतीय संविधान का है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे देश ने USA के संविधान से, कहाँ से लिए भैया, USA के संविधान से लिए। जब भारतीय संविधान बना था तो 7 फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वर्तमान में 6 कितने रह गए हैं, वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट रह गए। किसको हटाया गया है, तो एक हटा दिया गया है। तो एक जो हटाया है वो है संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट्स है, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको हटाकर अब जो है वो लीगल राइट उसको बना दिया है और संपत्ति के मौलिक अधिकार को 300 के 1 में डाल दिया गया है। इस बात को भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार आपने मौलिक कर्तव्य सुना होगा, अगर आपने फंडामेंटल राइट सुना होगा कि ये USA से लिए है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो USSR से ली है भैया। तो USSR से जो है वो लिए है हमने क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य है। इस बात को भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के पार्ट 4 के क में आता है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था जो आज हमने जीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखे। अब भैया कमीशन के पेपर में आपको इंग्लिश भी पूछी जाएगी, तो धीरे धीरे इन जीके की वीडियोस के साथ साथ इंग्लिश भी घुसाई जाएगी। तो पहला ही आज का जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करेंगे हर वीडियो में 4-4, 5-5 क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट, जो हमारी जो वीडियोज है ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा जब तक आपका कमीशन का पेपर होगा। और हर दिन वीडियो आएगी, जिस दिन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा उस दिन वीडियो नहीं आएगी, वरना हर दिन हमारी वीडियो रहने वाली है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला है, वन हु टेक्स डिलाइट द एक्सेसिव क्रुएल्टी। तो इसका जो राइट आंसर वन हु टेक्स डिलाइट इन, इसका जो मतलब होता है वो होता है जो अधिक क्रूरता में आनंद लेता हो। जो अधिक क्रूरता में आनंद लेता है उसको कहते हैं मिस्री। क्या कहते हैं भैया, मिस्री। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही हो जाएगा। एंटोनियम ऑफ ब्लिस इज, देखिए ब्लिस का जो मतलब होता है, ब्लिस होता है मतलब कि एक आनंद, मतलब परमानंद भी हम इसको बोल सकते हैं, आनंद भी बोल सकते हैं। तो इसका जो उल्टा होगा, इसका जो उल्टा होगा ब्लिस का, तो ब्लिस का उल्टा जो हो सकता है, देखो ऑप्शन नंबर जो हमारा 85 है, इसका राइट आंसर जो है वो सैडिस्ट आ जाएगा, क्योंकि मिस्री तो ब्लिस का होता है, सॉरी। तो मिस्री तो है वो मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, ब्लिस का जो होगा वो क्या होगा भैया, मिस्री होगा। और जो सैडिस्ट होगा वो होगा इसके लिए, सैडिस्ट होता है भाई जो अधिक क्रूरता में भी आनंद लेता है। तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर 86 का भी क्या होगा, सी ही होगा। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ब्लिस का जो एंटोनियम होता है वो मिस्री होता है। ही ग्रू टाइड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगेन टू डिसअपियर सक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 87 का, वो होगा ऑफ। तो ये आएगा एक, ही ग्रू टाइड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगेन टू डिस्पेयर ऑफ सक्सेस। मीनिंग ऑफ इडियम, ए जॉन्डिस्ड आई इज डैश, तो ए जॉन्डिस्ड आई इज डैश इज कॉल्ड, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। और अगर वीडियो और ज़्यादा आपको ये जो हमारा सीरीज़ चल रही है ये अच्छी लग रही है तो इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय मां बज्ञानी।